मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ऐसे बने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पार्ट 2 यानी कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं बच्चों। और यानी परिसर अध्ययन भाग 2 की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवास से लेकर गांव बस्ती तक पार्ट 2 यानी फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 1 इसके पहले हमने पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 2 विस्तार से देखने वाले हैं। यानी बच्चों, अगर हम बात करें आवास से लेकर गांव बस्ती तक यानी फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम बात करेंगे आज आवास से लेकर गांव बस्ती तक पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें हमने कहा कि हम विस्तार से देखेंगे गांव बस्ती यानी विलेज सेटलमेंट विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, हमको आपको याद दिलाएं, पार्ट 1 में हमने आवास, अस्थायी आवास, इसकी चर्चा पिछले बार की थी। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको दोहराएंगे, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे शेल्टर की। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि शक्तिमान मानव मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। बच्चों, शक्तिमान मानव मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। तो बच्चों, हम पार्ट 1 यानी हम जो बात कर रहे हैं आवास से लेकर गांव बस्ती तक यानी फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए फिर पार्ट 2 पे आ जाएंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि शक्तिमान मानव मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शक्तिमान मानव किस तरह से गुफाओं में रहा करता था। क्योंकि बच्चों, उन समय में जब फ्रांस में एक गुफा के भीतर शक्तिमान द्वारा निर्मित 2 कमरों वाला एक गर्म तंबू आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस वजह चूँकि ठंडी यानी शीत बहुत अधिक पड़ती थी इस यूरोपीय देश की बात करें, तो ऐसे में जो शक्तिमान मानव, जिसे निएंडरथल मैन भी कहा जाता है बच्चों, ये मुख्य रूप से वो गुफाओं में रहता था और गर्म तंबू में रखने का अपने आप को प्रयास करता था, चूँकि ठंडी बहुत अधिक पड़ती थी। तो बच्चों, उस समय यूरोप में अति शीत हुआ करती थी यानी बहुत अधिक ठंडी पड़ती थी। ऐसे में बहुत मुश्किल था अपने आप को गर्म रखना, काफ़ी कठिन काम था। तो शक्तिमान मानव ने इसके लिए जो अलाव जलाकर बच्चों, आग जला करके, लकड़ी वगैरह जला करके, और इसके साथ ही चमड़े के वस्त्र का भी उपयोग करके यानी तमाम जानवरों को मार करके, और उसके बच्चे चमड़े का उपयोग जो है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो प्रयास करता था। तो शक्तिमान मानव ने अलाव जलाकर और चमड़े के वस्त्र का उपयोग कर इस शीत से अपनी रक्षा की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, यह काफ़ी नहीं था। क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती थी, अति शीत की बात हो रही है बच्चों, बहुत अधिक ठंडी थी और यही कारण था कि ये यानी इतना उसके लिए पर्याप्त नहीं होता था। तो चलिए इसी क्रम में हम और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अस्थायी आवास यानी सीजनल कैंप्स की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर अस्थायी आवास की बात करें तो मध्याह्न युगीन कालखंड में बुद्धिमान मानव के समूहों ने संपूर्ण विश्व में बस्ती बनाई थी। तो मध्याह्न युगीन कालखंड में बुद्धिमान मानव के समूहों ने संपूर्ण विश्व में बस्ती बनाई थी। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़कर हम बुद्धिमान मानव की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अस्थायी आवास यानी सीजनल कैंप्स की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मध्याह्न युग में जलवायु गर्म होने लगी थी। तो बच्चों, देखा आप समय के साथ किस तरह से बदलाव होने लगा और अब धीरे धीरे जो है
अतिशीत की जो हम बात कर रहे थे, अब उसमें परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे अब जलवायु गर्म होने लगी। यानी मध्याह्न युग आते आते, इस बच्चों मध्याह्न युग आते आते अब देखिए कि किस तरह से गर्मी बढ़ने लगी है। ये जलवायु गर्म होने लगी है, संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे। यस, यानी संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे और ऐसे में अतः मध्याह्न युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में बदलाव हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति थी, इस बच्चों उसमें बदलाव हो रहा था, क्योंकि देखा आपने जहाँ पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे, जलवायु गर्म होने लगी थी, इसीलिए मध्याह्न युग में बुद्धिमान मानव की जो भोजन की बात करें यानी खाने पीने की पद्धति में भी बदलाव हो रहा था। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे कि बड़ी मात्रा में हुए शिकार और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण मध्याह्न युग तक मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणी नष्ट होने लगे थे। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की कि किस तरह से जो जलवायु में ये परिवर्तन हो रहा था और बड़ी मात्रा में शिकार भी किया जा रहा था। यस बच्चों, तो बड़ी मात्रा में हुए शिकार और शिकार यानी हंटिंग की बात करें, शिकार और पर्यावरण में जो परिवर्तन थे, जो चेंजेस थे, उसके कारण मध्याह्न युग तक मैमोथ जैसे विशालकाय यानी बच्चों बहुत बड़े प्राणी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे, समाप्त होने लगे थे। चलिए बच्चों, हम सीजनल कैंप्स यानी अस्थायी आवास की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों अतः शिकार करने के साथ साथ बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य किया करता। तो बच्चों तमाम प्राणियों का, जानवरों का शिकार तो किया करता था, ये अपने साथ जो उसके पालतू कुत्तों की बात करें, घोड़ों की बात करें, जिसे पालतू बनाया था, उसका भी इस्तेमाल शिकार करने में वो किया करता था। लेकिन बच्चों केवल शिकार करना ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य करने लगा था। तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से उदाहरण जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरह से बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य भी करने लगा था। तो बच्चों अस्थायी आवास यानी सीजनल कैंप्स की हम बात करें। यस बच्चों, तो परिवर्तित होती जलवायु के कारण यानी जो जलवायु बदल रही थी, यस उसके कारण विभिन्न स्थानों पर अस्थायी आवास बना करके रह सकते थे। तो मनुष्य जो है किस तरह से अगर बच्चों बात करें, तत्कालीन मानव बदली हुई जलवायु के कारण जो है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा था उसके कारण जो है, अब देखिए किस तरह से वह एक जगह से दूसरी जगह पर अस्थायी आवास बना करके वो रहा करता था। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए देखिए किस तरह से, जिस तरह से जो है अस्थायी जो सीजनल कैंप था वो आवास तैयार किया करता था। तो बच्चों हम सीजनल कैंप्स की बात कर रहे हैं, अस्थायी आवास की बात कर रहे हैं। जिस बच्चों तो संबंधित स्थान की जलवायु के अनुसार अनाज की कटाई करना, यानी बच्चों जैसे जिस जलवायु में जिन फसलों का पैदा होना है, जिस बच्चों तो समझ सकते हैं कि संबंधित स्थान की जलवायु के अनुसार अनाज की कटाई यानी फसलों की कटाई करना तथा फल कंदमूल यानी कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये कार्य किया करते थे, राइट। इसमें ध्यान देना है बच्चों, परिवार पूरा सम्मिलित होना था और परिवार के लोग सब मिल करके काम करते थे। इस फसलों की कटाई के संदर्भ में आप देख रहे हैं। यस, तो फसलों की कटाई की हम बात करें, इसके अलावा कंदमूल फल, यस ये कार्य तो इकट्ठा करने का करते ही थे। तो चलिए बच्चों हम सीजनल कैंप्स यानी अस्थायी आवास की बात कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर समझें कि मछलियाँ किस मौसम में बड़ी मात्रा में मिलेगी, यह भी ज्ञात कर उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे। यस, मछलियाँ किस मौसम में बड़ी मात्रा मिलेंगी, यह ज्ञात कर उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो बच्चों मध्याह्न अस्थायी आवासों का काल्पनिक चित्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये मध्याह्न युगीन अस्थायी आवासों का काल्पनिक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से मानव अपनी जो अपने हथियारों की बात करें, किस तरह से अपने हथियारों को, किस बच्चों अपने हथियारों का उपयोग क्या करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो हथियार उपयोग में लाए, चाहे जानवरों के शिकार की बात करें इस बच्चों, या देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के हथियार जो है
वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद नदियों में देखिए किस तरह से मछलियाँ पकड़ते थे, बड़ी मात्रा में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मछलियाँ पकड़ते थे। इसके अलावा और भी जो उनके कार्य थे वो क्या करते थे, आग का किस तरह से उपयोग किया करते थे, अस्थायी आवास बनाते थे, और किस बच्चों जो भी उन्हें कह सकते हैं कि लकड़ी से संबंधित कार्य कर सकते थे वे कार्य क्या करते थे। तो इस तरह से चाहे लकड़ी की नाव बनाने की बात करें यस, तो यस लकड़ी की नाव भी वे बनाया करते थे, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों मध्याह्नमुखीन अस्थायी आवासों का काल्पनिक चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस हमने कहा कि पार्ट 1 में हमने ये अध्ययन किया हुआ था। तो आइए बच्चों पार्ट 2 हम यहाँ विस्तार से देखेंगे। जो आज का उद्देश्य है विलेज सेटलमेंट की बात करेंगे विस्तार से, यानी गांव बस्ती की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों नवास युगीन गांव बस्ती का एक काल्पनिक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों नवास युग यानी यस ध्यान रखिए नवास युग के मानव की अगर बात करें बच्चों यस, तो नवास्म युग के मानव की जीवन पद्धति पुरास्म युगीन और मध्यास्म युगीन जीवन पद्धतियों की तुलना में पूर्णतः भिन्न थी। तो इसके पहले बच्चों आपने जो देखा यस, अगर हमने बात की अब तक पुरास्म युगीन पद्धति और मध्यास्म युगीन पद्धति के जो मानव की जीवन पद्धतियों का हमने देखा, लेकिन बच्चों अब जो अध्ययन कर रहे हैं हम वो नवास्म युग के मानव की जीवन पद्धति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों कितना बड़ा बदलाव आ चुका था। यस बच्चों, यानी नवास्म युग के मानव की जीवन पद्धति बच्चों पुरास्म युगीन और मध्यास्म युगीन जीवन पद्धति की तुलना में पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो स्क्रीन पर एक चित्र भी आप देख पा रहे हैं नवास्म युगीन गांव बस्ती का एक काल्पनिक चित्र जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यस, तो बच्चों इस कालखंड में मनुष्य अनाज का उत्पादक बना, यानी बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसके पहले फसलों का उपयोग, यानी अगर हम यूँ कहें कि जो प्राकृतिक रूप में पैदा हो जाया करती थी ऐसी फसलों का उपयोग किया करते थे। लेकिन बच्चों अगर हम नवास युग के मानव की बात करें बच्चों इस कालखंड में, तो इस कालखंड में मनुष्य अनाज का उत्पादक बना। तो अगर विस्तृत रूप से यूँ कहें कि कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, यानी फसलों के उत्पादन की बात करें, राइट, तो नवास्म युगीन काल में मानव ने यस अगर हम बात करें फसलों का उत्पादन बच्चों, इस फसलों का उत्पादन ये शुरू किया। तो इसलिए इस कालखंड के मनुष्य को अनाज का उत्पादक माना जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए बच्चों, चलिए हम बताने का प्रयास करें कि नवास्म युगीन गांव बस्ती का काल्पनिक चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य किस तरह से, यानी नवास्म युग का मानव किस तरह से अपने जान यानी पालतू प्राणियों की बात करें, ये अपने जिस जो पालतू कुत्तों की बात करें ये इसका देखिए किस तरह से उपयोग किया करेगा वो आगे। इसके साथ उसके पास जो हथियार है देखिए, इसकी वेशभूषा आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर फसलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये नवास्म युगीन मानव जो है जब यस उत्पादक की बात करें, फसल उत्पादक की यानी अनाज का उत्पादक हो गया था, यानी यस खेती करने लगा था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनका परिवार देखिए बच्चों, ये परिवार आप देख पा रहे हैं, परिवार के लोग आप देखिए। इसके अलावा किस तरह से और भी तमाम जो जानवर हैं यस जो पालतू बनाए गए हैं वो देखिए कि इनके घर के आसपास बच्चों विचरण कर रहे हैं। और इसके साथ ही इनके अस्थायी आवासों को देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये इनके जो अस्थायी आवास दिख रहे हैं बच्चों, ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहा करते थे। इससे ये पता चलता है इनके आवासों को देख करके आप समझ सकते हैं कि जो नवास्म युगीन मानव था उसमें जो परिवर्तन था वो काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। इस बच्चों तो यानी इनका अब जो है जो शिकार करने और फल कंदमूल इकट्ठा करने की बात करें, जो ये इनको बहुत घूमना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए इनको बहुत अधिक घुमक्कड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये उत्पादक बन चुका था, उत्पादनकर्ता बन चुका था, राइट। तो खेती का प्रारंभ होना यह नवास्म युगीन संस्कृति की विशेषता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है खेती की शुरुआत हो चुकी है और ये नवास्म युगीन संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। शिकार करने और
फल कंदमूल इकट्ठा करने के लिए निरंतर घूमना पड़ता था। तो बच्चों पहले ऐसी स्थिति थी कि मनुष्य अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार करता था, तमाम छोटे बड़े जानवरों को मारता था और उसे खा करके अपनी भूख मिटाता था। यस बच्चों, क्योंकि बच्चों फसलों का उत्पादन नहीं हुआ करता था, यानी फसलें नहीं होती थी तो अनाज नहीं मिलेगा, तो क्या खाएगा, तो शिकार करता था और कंदमूल फल, जो जंगल में कंदमूल फल थे उसको खाकर जिंदा रहता था। लेकिन बच्चों जब खेती होने लगी, फसलें होने लगी, फसलों का उत्पादक अब मानव बन गया है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में अब उस जो है वो केवल शिकार करने की जरूरत नहीं है, केवल कंदमूल से भी उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी जगह पर अब फसलों का अर्थात अनाज का उत्पादन होने लगा था, तो अब वो अनाज का इस्तेमाल करने लगा था। तो परंतु अब दीर्घकाल तक पूरा पड़ेगा, इतने अनाज का प्रबंध करना खेती के कारण संभव हुआ। ये बच्चों तो आप समझिए कि यानी अनाज का प्रबंध करना, यानी अब अनाज अगर उत्पादन हो रहा है इस बच्चों, तो इतने अनाज का प्रबंध करना खेती के कारण संभव हुआ। यानी अब वो चूँकि खेती करने लगा था और यही कारण था कि यस बच्चों कि अब वह जो है उसको लगातार यहाँ वहाँ घूमने की, निरंतर घूमने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि अब वो खेती करने लगा था, अनाज का उत्पादक बन गया था और यही कारण था कि उसे अब यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो ध्यान रखिए हम बच्चों गांव बस्ती की बात करें, यानी विलेज सेटलमेंट की बात करें, नवास युगीन इस मानव की हम बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में और देखेंगे। तो बच्चों अतः इस कालखंड में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो अब बच्चों छोटे बड़े जानवरों को उनका पीछा करके उनको मार करके खाना, ये आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह गई थी, क्योंकि मनुष्य जो है अब वो फसलों का उत्पादन करने लगा था, खेती करने लगा था, तो उसका जो कह सकते हैं कि काम ये अनाज के द्वारा उसकी भूख की जो है पूर्ति हो पाती थी। तो परिणाम क्या होता था? परिणाम स्वरूप निरंतर घूमने की भी आवश्यकता नहीं रह गई, नहीं तो वहाँ यानी उसे यहाँ वहाँ इस दिन में अधिक समय उसका शिकार करने में बीत जाया करता था। यस, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर निरंतर घूमने की आवश्यकता भी नहीं रह गई। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे देखिए। यस, तो साथ ही खेती के कामों का स्वरूप कुछ ऐसा था कि इस कालखंड के मानव के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया। इसके साथ ही बच्चों चूंकि मानव अब खेती करने लगा था, क्योंकि खेती करना था और खेती के काम का स्वरूप ही ऐसा था कि मानव को एक स्थान पर रहना पड़ता था, और जब मानव एक स्थान पर रहना पड़ता था, रहेगा नहीं तो उसे उसकी जो खेती है उसकी खेती प्रभावित होगी। इसीलिए मानव अब एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा था और अपनी खेती की देखभाल किया करता था। क्यों? क्योंकि खेती के कामों का स्वरूप ही कुछ ऐसा था कि उसे इस एक स्थान पर रहना जरूरी हो गया था। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से खेती के कामों के स्वरूप को मनुष्य समझ रहा था तत्कालीन मानव, और इसीलिए वह इस कालखंड का जो मानव था वह एक स्थान पर रहने लगा था। आइए बच्चों इसी क्रम में और समझेंगे आगे। यानी अब उसे स्थायित्व की अगर बात करें, यस कि अब उसे स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हो गई। यानी अब धीरे धीरे मनुष्य जो है अपना स्थायी निवास बनाने लगा। चूँकि अब वो खेती करने लगा था, इसलिए उसके जो निवास स्थान है, यानी बच्चों जो गांव बस्ती की हम बात करें, कुछ इस तरह से मनुष्य जो है अपनी गांव बस्ती की रचना इस तरह से किया कि अब वो एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियां एक ही स्थान पर स्थिर होकर के रहने लग गई थी। तो यानी बच्चों यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से नवास युगीन मानव अगर गांव बस्ती की बात करें, ये किस तरह से अब उसमें स्थायित्व आ चुका था और वह अब एक नहीं बल्कि अपनी कई पीढ़ियां एक ही जगह पर यूँ कहें कि स्थिर होकर के वो रहने लगी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे समझ लेते हैं कि कुशल मानव के कालखंड में लगभग आज से 25 लाख वर्ष पूर्व जलवायु अति शीत और शुष्क होने लगी थी। राइट, तो कुशल मानव की अगर बात करें, ये बच्चों आपको पीछे ले जाए थोड़ा, यानी बच्चों होमो हैबिलिस की बात कर रहे हैं। इस कुशल मानव के कालखंड में लगभग आज से 25 लाख वर्ष पहले जलवायु अति शीत माने बहुत ठंडी थी और शुष्क थी। यस,
और बच्चों वर्तमान समय से पीछे जाने पर अर्थात 18 लाख वर्ष से 11,000 वर्ष के बीच की कालावधि में हिमयुग और अंतर हिमयुग के 4 प्रमुख चरण हो चुके हैं। राइट, ध्यान दीजिए, ये वर्तमान समय में अगर पीछे जाते हैं तो अर्थात 18 लाख वर्ष से 11,000 वर्ष के बीच की कालावधि में हिमयुग और अंतर हिमयुग के 4 प्रमुख चरण हो चुके हैं। राइट बच्चों, ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पुराश्म युग और मध्याश्म युग के बीच का मानवीय संस्कृति का इतिहास लगभग यूँ कहें कि इसी कालावधि में घटित हुआ। ऐसा मानना है कि पुराश्म युग और मध्याश्म युग के बीच का मानवीय संस्कृति का इतिहास इसी कालावधि में घटित हुआ। लगभग 11,000 वर्ष पूर्व अंतिम चरण में हिमयुग समाप्त होकर अंतर हिमयुग का आरंभ हुआ। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व अंतिम चरण में हिमयुग समाप्त होकर अंतर हिमयुग का आरंभ हुआ। जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी। खेती और नवाश्म युग का प्रारंभ भी इसी समय में हुआ। राइट, ध्यान रखिए, जलवायु गर्म होने लगी और आर्द्र होने लगी, यानी ये बच्चों तो यहाँ पर खेती और नवाश्म युग का प्रारंभ इसी अवधि में हुआ, ऐसा माना जाता है। ये बच्चों, तो चलिए बच्चों आइए यहाँ पर अभ्यास करेंगे। बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, पहला कथन है नवाश्म कालखंड में मनुष्य अनाज का उत्पादक बना। तो क्या है कथन सत्य है? याद कीजिए, कथन ध्यान से सुन लीजिए, कथन पढ़ लीजिए। नवाश्म कालखंड में मनुष्य अनाज का उत्पादक बना। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस, तो चलिए इसी क्रम में हम अगला कथन देखेंगे। यस बच्चों, तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। नवाश्म युग में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या है कथन सत्य है कि नवाश्म युग में निरंतर यानी लगातार शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए कि क्या आपने सही सोचा। यस, तो आपने सही सोचा। अगर आपने सत्य सोचा कि नवाश्म युग में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों? क्योंकि बच्चों अब वो खेती करने लगे थे, इसलिए लगातार शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर शिकार नहीं करते तो भी अब उनका खाना पीना यानी भरण पोषण हो सकता था। उनकी जो भूख की अगर बात करें, यस बच्चों, उनका काम चल सकता था। इसीलिए अब शिकार करने की यानी जानवरों को मारने के लिए उनको पीछे भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो यस, नवाश्म युग में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कथन सत्य है। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर एक और कथन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखो। नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता थी। याद कीजिए बच्चों, यस बच्चों, इसके पहले हम शिकार की बात की थी, यहाँ पर घूमने की बात हो रही है। तो क्या नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता थी? तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता थी। तो क्या ये कथन सत्य है? आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, ये पाठ हमने अभी पढ़ा। नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता थी, ऐसा यह कथन इस कथन में कहा जा रहा है। तो क्या ये सत्य है? तो आपने पहचान लिया होगा। तो चलिए टैली कीजिए अपना उत्तर। ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, इस तरह की सूचना दी गई है। तो चलिए कथन को सत्य करके लिखिए। तो कथन को सत्य करके इस तरह लिखेंगे, सत्य कथन, नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से बच्चों इस कथन को, जो असत्य कथन है, उसको सत्य करके लिखना है। नवाश्म युग में मानव को निरंतर घूमने की आवश्यकता नहीं थी। इस बच्चों ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों एक कथन और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। खेती के कामों का स्वरूप
कुछ ऐसा था कि नवासियों युग के मानव को एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, खेती के कामों का स्वरूप कुछ ऐसा था कि नवासियों युग के मानव को एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया था। तो याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? यस, आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, लास्ट में एक कथन और ले लेंगे। राइट स्क्रीन पर देखिए, नवासियों युग में स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर नहीं हुई। तो जो लिखा है, नवासियों युग में स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर नहीं हुई। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। ये कथन सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है। तो इसको सत्य करके लिखेंगे कैसे? सत्य कथन करके लिखना है, नवासियों युग में स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हुई। इस तरह से बच्चों इस कथन को सत्य करके लिखना है। फिर से सुन लीजिए एक बार, नवासियों युग में स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हुई। यस बच्चों, तो इस तरह से अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।